हेलो स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस वीडियो हमने देखा था एंड ऑफ द सेकंड पैराग्राफ कि जो एविलाइन गलैनी हैं सिर्फ 11 साल की उम्र में डॉक्टर ने बोला था कि उसकी जो हियरिंग पावर है, डेफनेस है, वो पूरी तरह क्या हो गई है, लॉस हो गई है। मतलब अब वो सुन सकती है नहीं। और डॉक्टर ने एडवाइस किया था कि उसको हियरिंग एड्स यूज़ करने चाहिए, मतलब कि सुनने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट आते हैं उसको यूज़ करना चाहिए। बट एविलाइन से नो। उसके बाद क्या हुआ कि जब पूरी तरह एविलाइन सुन नहीं सकती थी, मतलब उसने अपने जो होता है ना अंदर कि मुझे कुछ करना है, वो होप उसने छोड़ा नहीं। देखते हैं कि आगे होता क्या है। सो लेट्स बिगिन। But Eveline was not going to give up. She was determined to lead a normal life and pursue her interest in music. बट ये सब सुनने के बाद कि हाँ वो पूरी तरह सुन नहीं सकती, डॉक्टर ने ये बोला वो बोला ऐसा बोला कि इसको डेफ की जो स्कूल हो के वहाँ भेज देना चाहिए, इन सब से वो दूर हो गई और उसने सोच लिया कि वो गिव अप करेगी नहीं। वो डिटरमाइन थी, उसने सोच लिया था कि वो नॉर्मल लाइफ जिएगी और परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, मतलब कि जो म्यूजिक के प्रति उसका जो इंटरेस्ट है उसको वो फॉलो करेंगी। परस्यू मीन्स फॉलो करना। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ xylophone एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। एक दिन क्या हुआ, स्कूल में उसने देखा कि एक गर्ल थी, वो क्या बजा रही थी, xylophone बजा रही थी। तो जैसे ही xylophone देखा तो उसने सोचा कि उसे इंटरेस्ट जागा कि मुझे भी xylophone बजाना है। अब देखो xylophone कैसा होता है, आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हो, इस तरह का xylophone होता है। अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विथ अ रो ऑफ वुडन बार्स ऑफ डिफरेंट लेंथ्स। इसको जो भी होता है ना ऐसे इंस्ट्रूमेंट, वो दो स्टिक से हम बजा सकते हैं। आगे क्या होता है, अब आप सोच में लग गए कि सर वो सुन तो नहीं सकती, फिर बजाएगी कैसे, वही तो हमें इस लेसन में पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज हर। सही बात है साहब, मोस्ट ऑफ द टीचर उसने डिस्करेज किया कि तुम सुन नहीं सकती तो तुम बजा कैसे सकोगे, तुझे पता कैसे चलेगा कि तुम सही बजा रही हो या गलत बजा रही हो। ऐसे बहुत सारे टीचर्स ने उसको क्या किया, डिस्करेज किया। बट यहां पे इंटरेस्टिंग चीज आई। परक्यूशनिस्ट रॉन फॉप स्पॉटेड हर पोटेंशियल। तो परक्यूशनिस्ट क्या होता है, अ पर्सन हु प्लेज द ड्रम्स, तबला इटीसी। ऐसा पर्सन जो ऐसे इंस्ट्रूमेंट बजाता है। कौन कौन से ड्रम्स होता है, तबला होता है, xylophone होता है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो दो स्टिक से बजाया जाता है, वो जो बजाने वाला होता है उसे हम बोलते हैं परक्यूशनिस्ट। तो यहाँ पे परक्यूशनिस्ट का नाम क्या है, रॉन फॉप। उसने देखा कि हाँ इस लड़की के अंदर पोटेंशियल है, भले वो डेफ है, इट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट उसके अंदर उसके प्रति पैशनेट है कि मुझे ये करना है, उसके अंदर एबिलिटी है, वो डेवलप हो सकती है आगे जाके अगर उस पर मेहनत की जाए। तो ये सब किसने देखा, रॉन फॉप्स ने देखा। He began by tuning to large drums to different notes. उसने क्या किया, सामने एविलाइन को बिठा दिया और उसके सामने दो बड़े बड़े ड्रम्स रख दिए। जो इंस्ट्रूमेंटल ड्रम्स होते हैं उसकी बात यहाँ पे की जाती है, और उसको उन्होंने बजाना स्टार्ट किया दो डिफरेंट नोट्स में। अलग अलग नोट्स पे वो बजाते, कोई हाई नोट्स फिर लो नोट्स, इस तरह के नोट्स पे वो बजाना शुरू किया। Don't listen through your ears, he would say. Try to sense it in some other way, says. तो यहाँ पे जो रॉन फॉप्स थे उसने बोला कि इसको ना अपने जो ईयर्स है उससे सुनने की ट्राई मत करो, क्योंकि वैसे भी सुनाई देगा नहीं। ट्राई करो कि अलग सेंसेस से सुनने की ट्राई करो, अपने जो बॉडी पार्ट्स है उससे सुनने का ट्राई करो। सेज एविलाइन सडनली। एविलाइन ने बोला कि अचानक आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम्स फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। तो एविलाइन ने तुरंत बोला कि हाँ, तुरंत मेरे को रियलाइज हुआ कि जो हाई नोट्स होते हैं, जब ड्रम को हाई नोट्स पे बजाते हैं तो मुझे फील होता है मेरे जो बॉडी का जो वेस्ट अप, वेस्ट मीन्स हमारा जो मिडल पार्ट ऑफ द बॉडी होता है, वेस्ट अप मतलब कि अपर पार्ट होता है, वहां पे उसे फील होता है हाई नोट्स, और जो लोअर पार्ट होता है बॉडी का वहां उसे फील होता है लोअर नोट्स। तो यहाँ पे उसको फील होना शुरू हो गया, जो म्यूजिक की जो
साउंड्स होती है वो बाय द सेंसेस ऑफ बॉडी। Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. Forbes ने ये एक्सरसाइज जारी रखी और काफी दिन बाद क्या हुआ कि जो भी नोट्स थे, जो हाई नोट्स, लोअर नोट्स, डिफरेंट नोट्स थे, वो अलग अलग अपने बॉडी पार्ट से वो सेंसेस कर सकती थी। कौन कर सकती थी? एविलाइन ग्लैनी। एंड I had learned to open my mind and body to sound and vibration. The rest was sheer determination and hard work. अब उसने सीख लिया कि डेफनेस है तो क्या हुआ, जो मेरा माइंड है, जो मेरी बॉडी है, उससे मैं सेंस करके, उससे मैं फील करके मैं म्यूजिक सीख सकती हूँ। और बाकी का काम जो उसका डिटर्मिनेशन था, उसका जो हार्ड वर्क था, उसने पूरा कर दिया। मतलब कि उसके प्रति उसने अपनी जान लगा दी कि वो मुझे सीखना ही है कुछ भी करके। वो जो हार्ड वर्क होता है, वो जो पैशन होता है, उसने सारा काम कर दिया। अब यहाँ पे देखो कि टीचर ने बोला, क्या बोला कि डोंट लिसन थ्रू योर एयर्स। आप सोच रहे हो कि सर वो सुन नहीं सकती तो उसे पता कैसे चला? अरे सुन नहीं सकती तो वो जो एविलाइन ग्लैनी है वो सामने उसके फेशियल एक्सप्रेशन से समझ सकती है, उसके लिप्स रीडिंग कर सकती है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। देख तो सकती थी, वो सिर्फ सुन नहीं सकती थी। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना। आगे देखो क्या होता है उसके बाद। She never looked back from the point onwards. और उसके बाद उसने पीछे मुड़ के देखा ही है नहीं। She toured the United Kingdom with the youth orchestra. अब उसके बाद क्या हुआ? उसने टूर की पूरे यूनाइटेड किंगडम की। किसके साथ टूर की? यूथ ऑर्केस्ट्रा। मतलब कि एक ग्रुप ऑफ यूथ होता है, वो म्यूजिकल ग्रुप होता है, उसके साथ उन्होंने क्या किया? पूरे यूनाइटेड किंगडम की क्या उन्होंने टूर की और वहाँ पे उन्होंने म्यूजिक किया। एंड बाय द टाइम शी वॉज 16 शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। और 16 साल की उम्र में उसने डिसाइड कर लिया कि अब मेरी जो लाइफ है वो मुझे कहाँ पे परस्यू करनी है। उसकी ड्रीम क्या थी? सिर्फ म्यूजिक और म्यूजिक। फिर she auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the academy. अब हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में ही देखा था कि 17 साल की उम्र में वो जो स्टेशन है, अंडरग्राउंड स्टेशन, वहाँ पे वेट कर रही थी। कहाँ जाने के लिए? प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमिक ऑफ लंदन में जाने के लिए। अब उससे एक साल पहले उसने क्या दिया था? वहाँ पे ऑडिशन दिया था। ऑडिशन मतलब कि नॉर्मल हम एग्जाम लिखते हैं, पेपर लिखते हैं। अब ऑडिशन में हमें क्या करना होता है? परफॉर्म करना पड़ता है। सामने जो डायरेक्टर होता है वो आपके परफॉर्मेंस के जरिए आपको जज करता है और वो आपको पास या फेल करता है। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे मिरेकल हुआ। पूरे हिस्ट्री ऑफ एकेडमी में उसके सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क आए। सोचो, वो भी म्यूजिक में। कभी इमेजिन किया? वो सुन नहीं सकती फिर भी वो म्यूजिक जो बजा रही थी उसमें वो सबसे हाईएस्ट मार्क ऑफ द हिस्ट्री, पूरी एकेडमिक हिस्ट्री में सबसे ज्यादा वो मार्क्स लाई। She gradually moved from orchestral work to solo performance. अब धीरे धीरे ऑर्केस्ट्रल वर्क मतलब कि ग्रुप के साथ वो परफॉर्म करती थी, धीरे धीरे वो छोड़ के कहाँ आ गई? सोलो परफॉर्मेंस। अब वो अकेले परफॉर्म करती थी। At the end of her 3 years course, she had captured most of the top awards. अब जो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में 3 साल का कोर्स होता है, वो 3 साल के कोर्स के अंदर उसने बहुत सारे टॉप मोस्ट अवार्ड उसने हासिल कर दिए थे, उसने अचीव कर दिए थे। तो यहाँ पे देखो कि डेफनेस होने के बाद भी वो बजाती थी जाइलोफोन, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट वो बजाती थी। अब आगे देखते हैं कि और क्या होता है। एंड फॉर ऑल दिस एविलाइन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। अब ये यहाँ पे देखो कि एविलाइन बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सन था। ऐसा नहीं कि ईगोइस्ट, इतने सारे अचीवमेंट मिलने के बाद उसे वो ऐसा नहीं था कि हाँ मैं ये वो, बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सन थी। If you work hard and know where you are going, you will get there. She got a right to the top. The world most sought after multi-percussionist with a mastery of some 1000 instrument and hectic international schedule. यहाँ पे एविलाइन ने बताया हमें कि अगर
आपको कुछ भी लाइफ में करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और हार्ड वर्क के बाद आपका एम, जो आपका गोल है, वो अगर आपको पता है तो आपको वो हासिल करने से कोई रोक सकता है नहीं। तो यहाँ पे उसका गोल था, वो उसने हासिल कर दिया डेफनेस होने के बाद भी। तो यहाँ पे हमें समझा रहा है कि हार्ड वर्क और एम, आपका गोल अगर डिसाइडेड हो तो आप वहाँ पे जा सकते हो। और वैसा ही एविलान हुआ टॉप, और जो पूरे वर्ल्ड की मोस्ट शॉट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट मतलब कि थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट वो बजा सकती थी। सोचो, 1000 ऑफ इंस्ट्रूमेंट वो बजा सकती थी। राइट नोट, जो नोट जिसे सुनने में हमें पसंद आए, वैसे थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट वो बजाती थी। सोचो कि कितनी मल्टी परक्यूशनिस्ट पर्सन है वो। और मोस्ट शॉर्ट मतलब कि मोस्ट फेमस, उस वक्त की मोस्ट डिमांडेड पर्सन थी। एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और उसका जो शेड्यूल होता था बहुत ही ज़्यादा इंटरनेशनल हुआ करता था। कई जगह यूरोप पे जाना, तो फिर इंग्लैंड, फिर अमेरिका, ऐसे अलग अलग देशों में उसको परफॉर्म करने जाना पड़ता है। बिजी शेड्यूल हुआ करता था। It is intriguing to watch Eveline function so effortlessly without hearing. Intriguing मतलब fascinating and curious. हमें देखने का बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती थी। क्यों? क्योंकि effortlessly वो ये सब बजाती थी, तो वो भी बिना सुने। तो ऑब्वियसली जो सामने जो ऑडियंस होती है वो अट्रैक्ट होती है उस तरफ, वो जो माहौल होता है उसकी तरफ वो अट्रैक्ट होती है। इन our 2-hour discussion, she never missed a word. Man with bushy beard gave me a trouble. She laughed. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंटरव्यू चल रहा है, और ये जो इंटरव्यू है वो कौन ले रहा है, डेब्रुक वाली। वो बोल रही है कि 2 घंटे का जो मेरा इंटरव्यू था उसमें एक भी वर्ड उसने मिस किया, और उसने बोला कि मैन विद बुशी बियर्ड गिव मी ट्रबल। मतलब कि जो मैन होते हैं उसकी बड़ी बड़ी लंबी लंबी जो दाढ़ी होती है, वो मैन मुझे ट्रबल देते। किस तरह ट्रबल देते हैं उसने आंसर दिया, वो बहुत ही ज़्यादा हंसी। उसके बाद उसने आंसर दिया, इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट इज़ होल फेस स्पेशली द आइज। किस तरह की, जब क्योंकि वो सुन नहीं सकती थी तो ऑब्वियसली वो क्या करेगी, लिप्स रीडिंग करेगी। अब जो मैन होते हैं उसकी जो बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है, तो जो लिप्स होते हैं वो छुप जाते हैं, तो वहाँ पे उसको क्या होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है लिप्स रीडिंग करने में कि सामने वाला जो इंसान है वो क्या बोल रहा है। उसके अलावा वो लिप्स ही नहीं होता, वो क्या करती थी, पूरा फेस रीडिंग करती थी, और स्पेशली आइस, जो आइस होती है उसको भी रीडिंग करती। शी स्पीक्स फ्लोलेसली विथ अ स्कॉटिश लिट। अब देखो यहाँ पे वो जो बोलती थी ना, फ्लोलेसली मतलब कि विदाउट अ फॉल्ट और मिस्टेक, बिना मिस्टेक के वो बोलती थी। थोड़ा स्कॉटिश उसमें एसेंट आ जाता था। माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11 शीशे। उसने बोला कि जो मेरी स्पीच है वो बहुत ही ज्यादा क्लियर है, बिकॉज की 11 साल की उम्र तक तो मैं सुन सकती थी, इसलिए मेरी स्पीच। But that doesn't explain how she managed to learn French and master basic Japanese. अब हमने देखा कि उसकी जो इंग्लिश लैंग्वेज थी वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर थी, बट ये हमें पता नहीं चला कि उसने डेफनेस के बाद, आफ्टर डेफनेस, उसने जो फ्रेंच लैंग्वेज थी वो भी सीखी, और बेसिक जापानीज होती है वो भी उसको आती थी। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ के साथ खत्म करते हैं, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम नेक्स्ट पैराग्राफ 7 to 10। तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए। अगर वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।